डियर स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के लिए जो विगत 5-6 वर्षों में बोर्ड द्वारा परीक्षा लिया गया है, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न पत्र होता है उसमें बहुत सारे प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, सत्य असत्य, और हमारे 2 अंक वाले प्रश्न, 3, 4, 5, 6 अंक वाले प्रश्न रहते हैं। और इस वीडियो में हम आज 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं, जो विगत 5-6 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में जो आए हुए हैं प्रश्न, उनको हम हल करेंगे। तो ये जो 3 अंक वाला जो प्रश्न है, इसमें टोटल 5-6 वर्षों मिलाकर 60 प्रश्न हैं। 60 प्रश्न को एक ही भाग में करना बड़ा मुश्किल था, काफी लंबा समय होता, इसलिए ये 3 अंक वाले प्रश्न का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने और भी बहुविकल्पीय से संबंधित 75 प्रश्न, खाली स्थान भरो से 75 प्रश्न, उचित संबंध, सत्य असत्य से 75 प्रश्न और 2 अंक वाले का भाग 1, 2 और 3 मिलाकर 3 भाग मिलाकर 75 प्रश्न, प्रत्येक भाग में 25-25, ये सब हमने पूर्ण कर लिया है। साथ ही साथ ये पूर्ण हो गया, ये भी पूर्ण हो गया, ये पूर्ण हो गया है। साथ ही साथ 3 अंक वाले 1 और 2 भाग हमारे पूर्ण हो चुके हैं, और ये जो तीसरा भाग है अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो इस तरह से संपूर्ण तैयारी का बंदोबस्त कर लिया गया है। बिल्कुल, जो हमारे पुराना वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो लोग लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया, वहां से देख सकते हैं। जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और यदि कुछ सलाह और या फिर कुछ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, समय न गंवाते हुए प्रश्नों की ओर, और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं 3 अंक वाले में। 3 अंक वाले में आपका दिया गया है ये मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, जो कि हमारा है वर्ग समीकरण से संबंधित प्रश्न है। चलिए कैसे बनाएंगे? सर्वप्रथम तो आप क्या कर लीजिए, वर्ग समीकरण को लिख लीजिए और इसकी तुलना कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जहां a का मान दिख रहा है 1, b का मान आ रहा है 5 और c का मान आ रहा है -2। ठीक है, अब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का क्या सूत्र होता है? ऋण b बटा a। ठीक है, तो अब रख दीजिए मान को, ऋण b के जगह में आप रखिए 5 और a के जगह में रखिए 1, ये आ गया ऋण 5। स्पष्ट हो गया। चलिए देखते हैं फिर हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कैसे आएगा? ये हमारा मूलों का गुणनफल आता है c बटा a। c कौन है? ऋण 2 है, बटे में कर लीजिए 1 और ये हमारा हो जाएगा ऋण 2। तो इस तरह से हमको उत्तर की क्या हो गई है? प्राप्ति हो चुकी है। स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या है? औसत से संबंधित है। ठीक है, औसत का तात्पर्य कहां से है? सांख्यिकी से है। चलिए तो देखते हैं, निकालते हैं इसका हल। लेकिन यहां पर बोला है 9 सम संख्या। इससे पिछले वाले वीडियो में भाग 2 में केवल 9 क्रमागत संख्या, प्राकृत संख्या बोला था, यहां पर उसी को सम संख्या बोल दिया। चलिए तो हमारे पास माध्य या फिर औसत निकालने का क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े हमारे हैं 9 सम संख्या, प्लस 2, 4, 6 करके 9 दूने कहां तक जाएगा? ये 18 जाएगा। बटे में कितने लोग हैं? 9 सम संख्या बोला है तो 9 लोग ही होंगे। तो जब भी ऐसी एक निश्चित गैप से जाता रहे, निश्चित अंतर से यदि जाता रहे और उसका कभी भी औसत या माध्य निकालने बोलेगा, तो इसका शॉर्टकट टेक्निक है। यदि एक अंक वाले प्रश्न में आता है तो इसका कुछ नहीं करना है, शुरुआत कहां से हो रहा है, अंतिम जो हुआ उसको जोड़ के बटा 2 कर दीजिए।
तो 20/2 माने कितना हो जाएगा, 10 हमारा उत्तर आएगा। अब आपको झंझट लग रहा है सर इसको जोड़े कैसे, तो आपको तो मैंने टेक्निक बता दिया। ये 10 आ गया, ये कितना आ रहा है 9, 10 9, 10 को गुणा करो 9 से, कितना आ गया 90। तो आप ऊपर वाले को जोड़ोगे तो आपको 90 ही देगा बटे में 9, क्योंकि उत्तर आपको 10 ही प्राप्त होना है। क्लियर हो गया, तो जोड़ने का भी टेंशन खत्म। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब ये देखिए हमारा ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है जो कि आया हुआ है 3 अंक वाले में, जिसमें अज्ञात राशि का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1:4 अनुपात दिया है 36, समानुपात दिया है 1:4। तो हमारा तो अनुपात समानुपात का नियम कहता है कि अंतिम अंतिम का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम नहीं लगाएंगे, इनको हम बटा के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि ये हमको कटाने में क्या हो जाएगा, आसानी देगा। 4 एकम 4, 4 9 36, 1:4 बराबर 9 एकम 9, तिर्यक गुणा होगा तो, और इस तरह से x का मान आएगा, पक्षांतर करेंगे 4 को, और x का मान आ जाएगा हमारे पास 5। स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये हमारा क्षेत्रमिति से संबंधित 3 नंबर का आएगा भैया। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या बोल रहा है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इससे पहले हमारा 660 वाला एक प्रश्न आया हुआ था जिसमें हमको ऊंचाई दे दिया था, त्रिज्या पूछा था। मतलब ये उसी वर्ष का सेट का प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं, इसको करते हैं हल। तो यहां पर त्रिज्या दे दिया गया है, त्रिज्या आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माने 2πr(h) का मान दे दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं यहां पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr(h) बराबर दिया है 3696, और त्रिज्या दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए तो रखते जाइए मान को 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या आपको दिया गया है 14 गुणित ऊंचाई निकालना है और 3696। चलिए h निकालना है, 3696 गुणित में करेंगे 7, जो कि इधर भाग है उधर जा गुणा हो जाएगा, और ये 2 गुणित 22 गुणित 14। क्लियर हो गया बात। चलिए इसको कटा के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहां ध्यान से देखिए, 2 दूने कितना हो गया 4, दोनों मिलके 4 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 924 को भाग देना है किससे, 22 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 4 बचा, 22 दूने 44, और इस तरह से ऊंचाई का मान आ गया 42। आप कैसे भी करिए 42 आएगा वो। ठीक है, आप धीरे धीरे भी कटा सकते हैं, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न, फिर समानुपात अनुपात से आ गया, जिसमें x का मान निकालने को बोला है। मतलब ये एक ही वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र सेट में आया है, वो वाला प्रश्न है। 1:3 अनुपात 27 समानुपात 1:3। फिर हम इसको बटा के रूप में लिखेंगे 1/3, 3 एकम 3, 3 या 27, 1:3 तिर्यक गुणा हो जाएगा 9 एकम 9, और पक्षांतर करने से 9 में 3 घटेगा और x का मान आ जाएगा 6। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वह हमारा फिर से वही मूलों का योगफल गुणनफल। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक ही वर्ष का दूसरा प्रश्न पत्र का सेट है। x² ऋण 5x ऋण 24 बराबर 0,
जिसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मानक समीकरण या मानक वर्ग समीकरण से, और प्राप्त कर लेंगे ए बराबर 1, बी बराबर ऋण 5 और सी बराबर आ गया ऋण 24। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हमारा हो जाएगा ऋण बी बटा ए, ऋण बी के जगह में ऋण 5 और बटे में 1, ये धन 5 आ गया। मूलों का यदि हम गुणनफल देखें तो ये होता है सी बटा ए, और सी का मान आ जाएगा मेरे पास ऋण 24 बटे में 1, ये ऋण 24 आ जाएगा। और ये इस तरह से मूलों का योगफल और गुणनफल आपको अब क्या हो गया है, प्राप्त हो चुका है। स्पष्ट हो गई बातें हमारी, समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न फिर से क्षेत्रमिति से संबंधित है। ठीक है, इस बार फिर से वही वक्र पृष्ठ दे दिया है और इस बार ऊंचाई दिया है, फिर से त्रिज्या निकालनी है हमको। इस बार ऊंचाई दे दिया है 14 का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई आर एच, जो कि हमको दे दिया 88, और ऊंचाई बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर, मान रख लीजिए 2 गुणित पाई का मान रखिए 22/7, त्रिज्या का मान रखिए निकालना है, और ऊंचाई का मान रखिए 14, बराबर में कर लीजिए 88, 7 एकम 7 दूने 14, आर का मान 88 बटे में जितना भी गुणा है सब भागित में आएगा, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इस तरह से त्रिज्या आ गया 1। ठीक है, और वो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अब यहां पर बोला है 9 विषम संख्याओं का औसत बोला है, एक बार 9 सम संख्या प्राकृत बोला, एक बार सम संख्या बोला, और एक बार विषम संख्या बोल रहा है। चलिए वैसे ही आएगा हमारा औसत या फिर माध्य, बोलो क्या बोलता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। विषम संख्या 1 धन 3 धन 5, कहां तक जाएगा ये देख लो, कहां तक गया ये, हमारा जाएगा ये 17 तक। ये क्लियर है, अच्छा 9 है ना, अच्छा 9 संख्या है ना। चलिए तो 9 संख्या है तो देखो 1 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा। देखो 1 कैसे आया, विषम संख्या 2n-1, ठीक है, पहला निकाल रहे हैं तो 9 दूने 18, 17 तक ही जाएगा ये। ठीक, बटे में देख लो, गिन लो ना 17, 1 3 5 7 9 11 13 15 और ये 17, 3 3 6 और 3 9 हो गया ना भाई। बटे में कितना करना है 9, तो इसका टेक्निक बताया था, देखो एक निश्चित क्रम से ये आगे बढ़ रहा है तो इसका औसत आ जाएगा या माध्य आएगा। पहला को अंतिम से जोड़ो, बटे में 2 करो, 17 1 18 बटे 2, कितना आ गया 9, 9 ही उत्तर आएगा। तो टेक्निक क्या बताया था मैंने, आपको पता चल गया 9 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये इसको लिख लो 9 गुणित 9, ये जो उत्तर आएगा नीचे से गुणा कर लो और बटे में फिर वही लगा लो, कट गया, कितना आ गया 9, या फिर 81 लिखते, अरे भैया इतना को जोड़ोगे तो 81 ही आएगा, तो 9 गुणित 9 तो लिख सकते हो ना। ठीक है, आपको यदि जोड़ना है तो जोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये अनुपात समानुपात से आया है, ठीक है। अब इसको निकालने के कई मेथड होते हैं, जिसमें हम प्रयोग करेंगे के मेथड का। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, यहाँ समानुपात है जिसको बराबर लिख दिया मैंने, तो ए बटा बी बराबर
सी बटा डी। अब इसको मान लेंगे हम के और लिख देंगे माना, इसको बोलते हैं के मेथड। अब इससे क्या होगा, ये जो ए है बी इधर गुणा होगा के साथ, तो ए बराबर आएगा बी के और सी बराबर आएगा डी के। फिर हमको लेना है हमारा, ये हमारा है बायां और ये हमारा है दायां। तो चलिए बायां पक्ष लेते हैं हम लोग, जिसको अंग्रेजी में एलएचएस बोलते हैं, और इसको हल करके उत्तर लाएंगे। ए का वर्ग ऋण सी का वर्ग बटे बी का वर्ग ऋण डी का वर्ग। ए और सी का मान रखो, बी के का वर्ग ऋण डी के का वर्ग बटे में रखो बी वर्ग ऋण डी वर्ग। देखो भैया दोनों के पास के का वर्ग है, यहाँ भी के का वर्ग है, यहाँ भी के का वर्ग है। के का वर्ग कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, बी का वर्ग ऋण डी का वर्ग बटे में नीचे में है बी का वर्ग ऋण डी का वर्ग, और ये कट के आ जाएगा हमारा के का वर्ग बच जाएगा। मतलब बायां पक्ष में के का वर्ग आया। अब चलिए दायां पक्ष को ले लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में आरएचएस बोलते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, देखो ए गुणित सी बटे बी गुणित डी। ए का मान रखो बी के, सी का मान रखो डी के, और बटे में बी और डी, बी से बी कटा डी से डी कटा, के दो बार गुणा में है के का वर्ग। तो हम बताएंगे चूंकि है ना हमारा एलएचएस बराबर है आरएचएस के, या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया दोनों पक्ष बराबर है बोल के। ये के मेथड है, जबरदस्त मेथड है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब देखो यहाँ पर वर्ग हमारा द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बोल रहा हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसको बनाने के कई मेथड हैं। मेथड हमारा है प्रतिस्थापन, उसके बाद क्या है हमारा विलोपन विधि। चलिए यहाँ पर विलोपन लगा लेते हैं, एक प्रतिस्थापन लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रतिस्थापन से बना देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि बोला नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता दे रहा हूं कि मैं ये यूज किया हूं बोल के। ऐसा नहीं सोचना कि वो प्रतिस्थापन दिया इसलिए, बोला ही नहीं, कुछ कुछ अपने मन से लगा लो। आपको अच्छा लगता है यदि विलोपन, विलोपन लगा लो। ठीक, चलिए इसको मैं अब डायरेक्ट यहीं से लिख लेता हूं। इसको मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मान लेता हूं समीकरण 2। मैं लेता हूं समीकरण 2 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x ऋण 2y बराबर है ऋण 1, पक्षांतर करो, और x का मान ये उधर जाके धन हो जाएगा, ये 2y ऋण 1 हो गया। इसको मान लूंगा समीकरण 3। अब ये जो x का मान जो कि y के रूप में आ चुका है, इसको मैं ये इसको कहां से प्राप्त किया, समीकरण 2 से। तो उस समीकरण में नहीं रखना है, उसके जो बचा वाला है उस समीकरण में x का मान को रखना है y के रूप में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कई लोग उसी में रख देते हैं, नहीं आएगा आंसर, अगले वाले में रखना है। 2 गुणित 2y ऋण 1 धन में अलग से y है बराबर में 8 है। देखो यहाँ पर x के जगह में रख दिया मैंने। 2 2 ने कितना हो गया मेरा, कितना हो गया भैया, 4y हो गया। ऋण 2 1 कम 2 धन y बराबर 8, 4y 1y 5y, ये ऋण 2 उधर पक्षांतर होगा, 8 धन 2 और ये 5y बराबर आ गया 10, और इसको पक्षांतर करके 10 से भाग करोगे 5 को 2 आ गया। y का तो मान आ गया, अब x कैसे निकलेगा, तो यहां पर लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 ऋण 1, 2 2 ने 4 ऋण 1, कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से हमारा x का मान आया 3 और y का मान आ गया 2, और इस प्रकार हमको उत्तर क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। स्पष्ट है बात, समझ में आ गई।
चलिए थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और क्या बोल रहा है, देखो फिर से वही वाला आ गया। 3 नंबर वाले में 3 नंबर में हमारा क्या आएगा, गणितीय कथनों की जांच वाला आएगा बोला था। नहीं देखे हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। ये तो हमने पहले से ही कर लिया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है बोल के। ये रिपीट हो रहा है कई बार कई वर्षों में। तो सम संख्या क्या लेंगे, 3 क्रमागत सम संख्या जो कि आएगा एक 2 के धन 2 और 2 के धन 4। स्पष्ट है, जब भी 2 के गुणा के रूप में रहेगा वो सम संख्या होता है। अगला सम संख्या चाहिए तो 2 बढ़ाइए, फिर उसमें 2 बढ़ाओगे तो अगला सम संख्या मिलेगा और इसका योग निकालना है बोल रहा है। तो इसका मतलब 2 के धन 2 और ये 2 के धन 4, 2 2 4 और 2 6 के हो गया, धन 2 और 4 मिलके 6 हो गया। 6 कॉमन निकाल लो, के धन 1 आया। क्लियर है, के धन 1 को नया संख्या के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं जिसको हम ले लेते हैं एम। अब यहां लिख देना है जहां एम क्या को बता रहा है, के धन 1 को बता रहा है। स्पष्ट हो गया। अब देखो 6 के गुणा के रूप में आ रहा है, कौन आ रहा है, ये जो योग आया है, कौन किसका, 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग आया है वो 6 के गुणा के रूप में हमको दिख रहा है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया कि ये जो 3 क्रमागत संख्याओं का योग है वो आपका 6 का गुणज है। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जो 6 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला है अर्धगोला, उसका आयतन निकालना है। अर्धगोला बोला है, ठीक है, गोला अर्ध है, इसका आयतन निकालना है। इसका व्यास दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। चलिए निकालेंगे। देखो व्यास दिया है, डी दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। स्पष्ट हो गया बात। चलिए आयतन अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर की घात 3। 2/3 पाई का मान रखो या पाई ही रखो, आर के जगह में रखिए 3 की घात 3। 3 ये 2 बार कटेगा और ये 2 बार मतलब 2 बार बचेगा, 3 3 गुणित 3 बचेगा, 2 गुणित पाई गुणित 3 गुणित 3 और 3 3 9 दोनों कितना हो गया, 18 पाई। पाई के रूप में रखेंगे तो पाई के रूप में रख दीजिए, सेंटीमीटर की घात 3। यदि इसको बटा के रूप में लिखना है तो 22/7 से गुणा कर दीजिए। 18 दूनी 36 का 6 हासिल है 3, 18 दूनी 36 और 3 39/7। यदि दशमलव में रखना चाहते हैं तो भाग कर लीजिए, 7 पंचे 35, 4 बचा, ठीक है, 40 हो गया, 7 छक्का 42, 4 बचा, 7 पंचे 35, 56.5 सेंटीमीटर की घात 3 आ गया। ठीक है, मैंने अलग अलग पाई के रूप में रख दिया, बटा के रूप में रख दिया, दशमलव के रूप में रख दिया, जो आपको मर्जी लगे अच्छा लगे वो लिख लीजिए आप, ऐसा कोई यहां पर बोला नहीं है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर से देखो ये अनुपात समानुपात का आ गया। हमने उस समय के मेथड से बनाया था, इस बार के मेथड नहीं लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। A/B बराबर दिया है C/D। ठीक, अब देखो A के साथ C धन में चाहिए तो हम C को A के नीचे ले आएंगे, तिर्यक, ठीक है, तिर्यक पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा A/C बराबर B/D। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे तो A/C, इसमें धन 1 करो, B/D, इसमें भी धन 1 करो,
दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ए धन सी आ जाएगा, इधर लघुत्तम आ जाएगा आपका डी, तिर्यक गुणा करने पर आ जाएगा बी धन डी। फिर से इसको तिर्यक पक्षांतर करिए, ए धन सी के नीचे में ले आइए इसको, बी धन डी को सी ऊपर, लेकिन सी बटा डी हमारे किसके बराबर है भैया, ए बटा बी, तो हम लिख सकते हैं ए धन सी बटे बी धन डी बराबर ए बटा बी, और बगल में लिख दीजिए कारण सी बटा डी बराबर है हमारा ए बटा बी के, जो कि दिया गया है, यहां लिख लीजिए दिया है। स्पष्ट हो गया। चलिए के मेथड से भी बनाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एक नया मेथड बता दिया क्योंकि के मेथड ऑलरेडी बता चुका हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये हमारा दिया गया है फिर से भाई, अब इससे पहले वाले में हमने क्या बनाया था, उसमें बनाया था प्रतिस्थापन, ठीक है। अब इसमें हम बना लेते हैं, क्या बना लें, विलोपन। चलिए यार यहाँ पर प्रतिस्थापन जब भी अभी एक्स वाई जो है ना, इसका गुणांक अगर एक है तो प्रतिस्थापन लगा लो, ज्यादा अच्छा रहता है। विलोपन तभी लगाना, मतलब अरे लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन विलोपन तभी लगाना जब दोनों का गुणांक रहे और अलग अलग रहे, समझ रहे हो बात को। चलिए तो यहां पर हम लोग प्रतिस्थापन ही लगा लेते हैं, ठीक है, देखेंगे अगले वाले में आएगा तो प्रतिस्थापन लगाएंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, और प्रतिस्थापन लगाते समय ये ध्यान रखना जहां पर गुणांक एक है उसी को प्रतिस्थापित आप करना है। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है मेरा, एक्स ऋण वाई बराबर ऋण 1, वाई पक्षांतर करो ये धन हो जाएगा तो वाई ऋण 1 आएगा, और इसको नाम देना है समीकरण 3, ठीक है। तो एक्स का मान जहां से लाए हो उसको छोड़कर अगले वाले में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणित एक्स, और एक्स में लिखाएगा वाई माइनस 1 प्लस 2y बराबर 12। अब देख लो ये दोनों के साथ गुणा होगा, 3y ऋण 3 धन 2y बराबर 12 आ गया, 3 और 2 कितना हो गया मेरा, 5y ऋण 3 बराबर में आ गया 12, इधर जाएगा जुड़ जाएगा, 5y बराबर सीधा लिख दूं क्या, 15, जुड़ेगा तो 15 आएगा ना। अब ये काट के देख लो, y का मान आएगा कितना आ गया, 3 आ गया, 15 से 5 भागित होगा, ठीक। अब क्या करना है, जो y का मान है समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर हमको क्या देगा, x बराबर 3 ऋण 1, तो x का मान आ गया 2, और इस तरह से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, और ये हमारा अंतिम उत्तर प्राप्त हो गया हमको। स्पष्ट है। बढ़ जाएं अगले के लिए। चलिए ये देखो फिर से आ गया, एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, सिद्ध करना है भैया हमको। मैंने बताया था विषम संख्या का मानक रूप, ठीक है। मानक रूप क्या होता है, 2 गुणित कोई संख्या प्लस 1, कोई भी संख्या करिए 2 के गुणा में और 1 जोड़ दीजिए, वो मानक रूप हो गया, मतलब विषम आएगा ही आएगा। अब इसका वर्ग लेना है, विषम का वर्ग, विषम का वर्ग मतलब 2 के धन 1 का वर्ग लेना है, क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b धन b का वर्ग। अब यहां देख लो ये आ गया 4 के का वर्ग धन 4 के धन 1, दोनों में 2 कॉमन है, रहने के लिए तो 4 भी कॉमन है, के भी कॉमन है, लेकिन हमको केवल आवश्यकता है 2 की, क्यों, क्योंकि 2 से हमारा काम चल जाएगा, हमको विषम संख्या बताना है। तो चलिए 2 कितना आ गया, 2 के का वर्ग, और ये 2 के आ गया, धन में अलग रखिए 1,
इसको एक नया मान दे दीजिए m। अब यहाँ पर लिख दीजिए, जहां m को हमने क्या माना है, 2k का वर्ग धन 2k, एक संख्या आएगा जो कि m आया है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब देखो कोई भी संख्या 2 के गुणा में और एक एक्स्ट्रा के रूप में हो, अतिरिक्त हो, तब वह कौन से मानक रूप को बता रहा है, देख लो ये, ठीक है, 2 के गुणा में है और एक एक्स्ट्रा है, तो यह किसका मानक रूप होता है, विषम संख्या का मानक रूप होता है। इससे सिद्ध हो गया कि एक विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या ही होगी। स्पष्ट हो गया बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो यहां पर क्या बोला है, फिर से अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने को बोला है, यहां पर देख लो। चलिए बनाते हैं अर्धगोला। इसका व्यास दे दिया है, कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या आएगा, इसका हल आएगा। व्यास दे दिया हमको 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि 3 पाई का वर्ग आता है। 3 गुणित पाई की जगह में रखिए 22/7 और त्रिज्या के जगह में रखिए 7 का वर्ग, 7 से 7 कटेगा और 3 गुणित 22 गुणित 7 आएगा, 22 7 154 गुणित 3 15 3 45 से 46 आएगा, ये 462, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल है। स्पष्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। फिर से देखो ये अनुपात समानुपात कहा गया, फिर से के मेथड मत लगाओ। यहां पर जो उस समय प्लस किए थे, एक बार इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस a/b c/d। तिर्यक पक्षांतर करिए, a के बटे में लाइए c और b के बटे में लाइए d। उस समय प्लस किए थे, इस समय माइनस कर लो। a/c ऋण 1, b/d ऋण 1, कितना हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम c आ जाएगा। क्या हो जाएगा, a में c घटेगा, दोनों का लघुत्तम d आएगा, और b में क्या घट जाएगा, d घट जाएगा। फिर से इसको तिर्यक पक्षांतर कर लीजिए, a ऋण c बटे में b ऋण d, c ऊपर चला जाएगा, c बटे d। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, a ऋण c बटे b ऋण d बराबर a/b। हमने c/d को a/b क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, कि जो c/d है बराबर है किसके, a/b के। स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये फिर से आ गया हमारा, ठीक है, फिर से आ गया वर्ग, सॉरी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ गया, ठीक है। इस बार देखो यहां पर भी वैसी अपना सकते थे, लेकिन चलिए अब 2 बार क्या कर लिया हमने, प्रतिस्थापन कर लिया, इसको हम विलोपन से बनाएंगे। क्लियर हो गया। इसको हम किससे बनाएंगे, विलोपन से, और वो भी y का करेंगे, ठीक है, क्योंकि y में हमारा जो गुणांक है अलग अलग है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसके लिए आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा गुणांक का, y के गुणांक का लघुत्तम हमारा है, अर्थात 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया, 6, ठीक। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया, 6। तो जो लघुत्तम आता है उसी के बराबर दोनों का गुणांक को बनाना होता है। तो भैया ये 2 6 कैसे बनेगा, 3 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणित 3 एवं ये 3 6 कैसे बनेगा, 2 से गुणा करेंगे, मतलब समीकरण 2 में कितने का गुणा करने पर, 2 गुणा करने पर। आप लिख सकते हैं शब्दों में, समीकरण 1 में 3 एवं समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, देख लो,
x धन 2y बराबर 3 गुणित हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ, जो कि हमको देगा 3x धन 6y बराबर 9। ये आ जाएगा हमारा समीकरण 3। और हमारा दूसरा है 4x धन 3y बराबर 2, इसमें गुणा हो रहा है हमारा 2 का, जो कि आ जाएगा मेरा 8x धन 6y बराबर 4, और ये आएगा समीकरण 4। अब देखो दोनों का गुणांक बराबर हो गया है, चिन्ह समान है इसलिए घटाना है, अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ देना है। ठीक, चलिए तो समीकरण क्या करेंगे, 3 में घटा देंगे समीकरण 4 को। तो चलिए घटाते हैं। 3x ऋण 6y बराबर 9, इसमें घटाना है हमको। 8x ये धन होगा, धन 6y बराबर 4 को जैसे ही आप घटाओगे नीचे वाला जो समीकरण है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा ऋण 5x, ये धन 6y, ये ऋण 6y कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5, और x को पक्षांतर करके हम लोग मान प्राप्त करेंगे x का, और x का मान निकाल लिया मैंने ऋण 1। ठीक, अब क्या करना है, ये जो x का मान है समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं x का मान, चलिए यहां पर लकीर खींच देते हैं, इधर से कंटिन्यू इधर है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला, x के जगह में ऋण 1 रखिए, धन 2 गुणित y बराबर 3, ये ऋण 1 इधर आके धन 1 हो जाएगा, और 2y बराबर 4, और ये कट कर कितना आ जाएगा, y का मान आ गया 2। तो इस तरह से x का मान आ गया ऋण 1 और y का मान आ गया 2, और हमारा विलोपन विधि भी हो गया। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर से वही आ गया, देख लो, इसी क्रमागत दो विषम संख्याओं का योग 4 का गुणा होता है, फिर से वही आ गया। चलिए हल कर लेते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो इसका मानक रूप क्या होता है विषम संख्या का, 2 के धन 1, इसका अगला वाला तो 2 जोड़ दो, दोनों का योग, विषम क्रमागत संख्याओं का योग माने 2 के धन 1 और 2 के धन 3, 2 के कितना हो गया, 4 के, 1 धन 3 कितना हो गया, 4। आप 4 कॉमन निकाल लो, के धन 1 आ गया। अब इसको एक नया संख्या के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख देना है जहां एम हमारा के धन 1 के बराबर है। अब देखो ये जो योग आ रहा है वो 4 के गुणा के रूप में दिख रहा है, इसका मतलब जो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है वो 4 का गुणा होता है, ये क्या हो गया है, सिद्ध हो गया। लिख देना है यहाँ पर, चूंकि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 के 4 गुणित एम आ रहा है, अर्थात वो 4 के गुणा के रूप में या 4 का गुणज है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये जो 3 अंक वाला प्रश्न है ना, इसके भाग 3 का ये अंतिम प्रश्न है। चलिए तो यहां पर देख लीजिए, इस बार भी क्या बोला है, गोला बोला है, अर्धगोला। एक बार आयतन निकलवाया, एक बार संपूर्ण पृष्ठ निकलवाया, और एक बार बोल रहा है वक्र पृष्ठ। ठीक है, अंग्रेजी वर्जन वाले के लिए ऐसी है, ऐसी कैसी हो जाएगी, क्यों, यहाँ पर देखो सरफेस एरिया लिखा है, भाई कौन लिखता है यार, पूरा कंप्लीट लिखो, कंफ्यूज होंगे। सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण वाला होता है, ठीक है, दुविधा आएगी, समझ रहे हो बात को, दुविधा आएगी। सरफेस एरिया खाली बोलता है मतलब उसका मतलब वक्र नहीं होता, वो उसका मतलब होता है पूर्ण, पूरा, समझ रहे हो बात को, जी हाँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, अंग्रेजी वर्जन को अभी ध्यान नहीं देना है, जैसा आएगा उस हिसाब से चलना है हमें। व्यास दिया है आपका 7, चलिए व्यास का मान रख लो 7 सेंटीमीटर,
फिर क्या बोला है हमारे पास, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 का आधा 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r वर्ग, 2 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2। 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, और 2 एकम और 2 का 11 बार में 11 गुणित 7 बचा, 11 से 77, और ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से हमने आज के ये जो फाइनल पार्ट था हमारा भाग 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उसको पूर्ण रूप से हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चाहे नए विद्यार्थी हैं तो पर भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देखिए। साथ ही साथ यदि आप अपने राय या सुझाव या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो कैसा लगा उसको। तो चलिए मिलते हैं इसका अगला वाला भाग लेकर। अगला वाला भाग मतलब जो भी आएगा प्रश्न पत्र हमारा विगत 6 वर्षों का चल रहा है ना, उसमें जो भी आएगा 4 नंबर वाले उसका अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।